हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास के अंतर्गत हम लोग 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद पिछले ही दिन खत्म हुआ था और उसके अंतर्गत जितने भी मानचित्र के कार्य से संबंधित जितने भी पूछा जाता है यूपी बोर्ड के अंतर्गत, उतना मानचित्र के माध्यम से हम समझा चुके हैं तथा उसी के डिस्क्रिप्शन में भारत के राष्ट्रवाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स है उसको मैं दे चुका हूं। अब हम लोगों को इतिहास के अंतर्गत ही हम लोगों को एक दूसरा अध्याय चालू करना है, अध्याय 3 चालू करना है। अध्याय 3 चालू करना है। भूमंडली लेसन का नाम होगा भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस लेसन से बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करें तो 1 नंबर के बहुविकल्पी तथा 6 नंबर का दीर्घ उत्तरी पूछा जाता है। कभी कभार क्या होता है कि कभी कभार इससे दीर्घ उत्तरी के क्वेश्चन न पूछ करके इससे लघु उत्तरी तथा बहुविकल्पी के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो लगभग इसके अंतर्गत ये मानकर चलिए कि 7 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछा जाता है। तो हम उसी दृष्टिकोण से इसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और इसका नोट्स भी हम दे देंगे। तो इसका डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 कि भूमंडलीकरण क्या है। भूमंडलीकरण क्या है? भूमंडलीकरण क्या है? क्या आप इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जिस प्रकार के आज विश्व दिखाई देता है, जिस प्रकार के आज के देश दिखाई देते हैं, क्या प्राचीन काल में भी उसी प्रकार के देश थे? क्या एक देश से दूसरे देश या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में वैसा ही संबंध था प्राचीन कालों में जैसा कि आज संबंध दिखाई देता है? अगर हम एक ज्ञान की बात करें, हम विश्वास की बात करें, हम धर्म की बात करें, हम उपासना की बात करें, हम संस्कृत की बात करें, हम संगीत, नृत्य, खेल, साहित्य की बात करें, जो एक देश से दूसरे देश में उसका विस्तार हो रहा है, या कह सकते हैं कि एक देश का जो विचार है, ज्ञान है, साहित्य है, उसका प्रचार और प्रसार देखा जाता है कि न केवल दूसरे देश में बल्कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भी देखने को मिल रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है, एक प्रक्रिया के तहत हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? तो उसी प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के अंतर्गत एक देश की संस्कृति, एक देश की वस्तु दूसरे महाद्वीपों या दूसरे देशों में उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इसको परिभाषित करना रहे कि भूमंडलीकरण क्या है, तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत न केवल व्यक्तियों, वस्तुओं, सूचनाओं का एक देश से दूसरे देश अथवा
एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में अबाध रूप से संचरण होता है, बल्कि अध्यात्म, संस्कृत, मानवीय मूल्य, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, भाषा, खेल, संगीत, नृत्य आदि का समागम, जिसको संगम कहते हैं, समागम होता है, संगम होता है। अर्थात हम अगर स्पष्ट रूप से बात करें कि भूमंडलीकरण क्या है, तो भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत होता क्या है, तो भूमंडलीकरण के अंतर्गत न केवल वस्तु, व्यक्ति या सूचनाओं का एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आबाद रूप से, स्वतंत्र रूप से संचरण होता है, बल्कि इसके अंतर्गत चाहे अध्यात्म की बात करें, चाहे ज्ञान की बात करें, चाहे मानवीय मूल्य की बात करें, चाहे संस्कृत की बात करें, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात करें, चाहे भाषा की बात करें, चाहे खेल की बात करें, नृत्य की बात करें, संगीत की बात करें, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में उनका संगम होता है, उनका समागम होता है। और उसी प्रक्रिया को, उस जिस रूप में हो रहा है, उसी प्रक्रिया को हम लोग भूमंडलीकरण के नाम से जानते हैं। आज अगर भूमंडलीकरण की बात किया जाए तो आज भूमंडलीकरण ने विश्व के देशों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। ऐसा महसूस हो रहा है कि विश्व के जितने भी देश हैं वह निकट रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत की एक आध्यात्मिक सोच रहा है, वसुदैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण संसार क्या है, एक परिवार है। और भूमंडलीकरण जैसे लगता है कि उस आध्यात्मिक सोच को पूर्ति कर रहा है। यानी अगर आज हम बात करें तो आज भूमंडलीकरण के कारण विश्व एक परिवार के रूप में दिखाई दे रहा है। आज अगर हम बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हो रहा है, तो इस भूमंडलीकरण के कारण हो रहा है, क्योंकि भूमंडलीकरण ने दो देशों के बीच की दूरियों को घटा दिया है और दो देशों को, व्यापार को, बाजार को एक दूसरे में समाहित कर दिया है, जिससे न केवल वैश्विक स्तर पर विश्व के देशों में वृद्धि और विकास देखा जा रहा है, बल्कि हम कहें तो व्यक्तियों के जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है। आज भूमंडलीकरण ने व्यक्तियों के जीवन स्तर में इस कदर सुधार किया है, रहन सहन में इस कदर सुधार किया है कि व्यक्तियों को जीवन सरल और सरस बन गया है। व्यक्तियों को भूमंडलीकरण ने बहुत ही अवसरों से परिपूर्ण कर दिया है। इसीलिए भूमंडलीकरण की प्रक्रिया क्या है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि यह भूमंडलीकरण क्या आज जिस प्रकार से भूमंडलीकरण हो रहा है या वैश्वीकरण हो रहा है, तो क्या प्राचीन काल में भी उसी रूप में भूमंडलीकरण हो रहा था, तो हम इसका उत्तर होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि तकनीकी विकास ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत ही तीव्र कर दिया है। अगर हम आज की बात करें तो आज की दुनिया में तीव्रतम यातायात के साधन मिलेंगे, दूर संचार के तीव्रतम साधन मिलेंगे,
तो वह क्या कर रहा है, वह विश्व के देशों के बीच की दूरियों को घटाने का प्रयास कर रहा है, घटा रहा है। लेकिन प्राचीन काल में इस प्रकार की किस व्यवस्था नहीं थी। तब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे संचालित होती थी, और इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भूमंडलीकरण क्या है, तथा भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रेशम मार्ग कैसे सहयोगी रहा है, या भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में रेशम मार्ग के महत्व को बताइए। तो भूमंडलीकरण की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो प्राचीन काल में, जैसा कि हमने कहा कि आज जो तीव्रतम यातायात के साधन हैं, दूरसंचार के अत्याधुनिक व्यवस्थाएं हैं, जिसके चलते विश्व की दूरियां घट रही हैं। लेकिन क्या प्राचीन काल में जब यातायात के तीव्र साधन नहीं हुआ करते थे, जब दूरसंचार के अत्याधुनिक साधन नहीं हुआ करते थे, तब यह भूमंडलीकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती थी और कैसे विश्व के देशों के बीच की दूरियां घट रही थी? तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया है वह किसके द्वारा आगे बढ़ रही थी? तो रेशम मार्ग के द्वारा। रेशम मार्ग के द्वारा। इसको सिल्क रूट भी कहा जाता है। सिल्क रूट भी कहा जाता है। तो यह सिल्क रूट क्या है? तो हम कह सकते हैं कि सिल्क रूट की अगर हम बात करें तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाला एक मार्ग है। यह साधारण सी बातें हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सिल्क रूट जो स्थलीय तथा समुद्र मार्ग से होते हुए न केवल दक्षिण एशिया को शेष एशिया से जोड़ने का काम करता था, बल्कि एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप के देशों को से जोड़ने का काम करता था। और अगर हम बात कहें तो इसी रेशम मार्ग के द्वारा न केवल कीमती वस्तुओं या रेशम या फिर चीन में उत्पादित होने वाले पाटरी का इसी मार्ग के द्वारा विश्व के अन्य देशों में व्यापार के लिए आदान प्रदान होता था, बल्कि इसी रेशम मार्ग के द्वारा, चाहे हम अध्यात्म की बात करें, चाहे हम ज्ञान की बात करें, चाहे हम संस्कृत की बात करें, इसी मार्ग के द्वारा व्यापारी एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। धर्मोपदेशक, चाहे मुस्लिम धर्मोपदेशक की बात करें, चाहे ईसाई धर्मोपदेशक की बात करें, चाहे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की बात करें, इसी रेशम मार्ग के द्वारा एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर के अपने धर्म, अपनी विचार, अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। अगर हम बात कहें कि रेशम मार्ग का इतिहास क्या है, तो रेशम मार्ग के इतिहास के विषय में अगर बात किया जाए तो हम देखते हैं कि ईसा पूर्व से 16वीं सदी के मध्य कई रेशम मार्गों की खोज किया जा चुका है। अगर भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम लोग सैंधव सभ्यता के नाम से जानते हैं, और सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध देखा जाता है कि प्राचीन काल में सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। यानी जो प्राचीन काल में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अगर महत्वपूर्ण योगदान की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन्हीं रेशम मार्गों का था। अब प्रश्न उठता है कि इस भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा कैसे संस्कृत, कैसे भोजन, कैसे विजय, कैसे बीमारी एक देश से दूसरे देशों में पहुंचे और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अगर हम उदाहरण के तौर पर अगर बात करें, भोजन को उदाहरण के रूप में लेते हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो मिलेगा। अगर भोजन को, खाद्य पदार्थों को यदि हम लेते हैं तो अगर हम दो प्रकार के भोजन को लेते हैं, नूडल्स को लेते हैं तथा पास्ता को लेते हैं।
अगर नूडल्स की बात करें तो आज विश्व में झटपट तैयार होने वाला भोजन है। अगर हम विश्व में बात करें कि झटपट तैयार होने वाले नूडल्स कहाँ के मुख्य भोजन है, तो यह चीन का मुख्य भोजन है। लेकिन आज विश्व की किसी भी देश में झटपट तैयार होने वाले या तुरंत तैयार होने वाले भोजन के रूप में इसको पश्चिम में भी देखा जाता है। और पश्चिम में इसे किस नाम से जाना जाता है? स्पैघेटी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पास्ता की बात किया जाए तो पास्ता कहाँ का भोजन है? तो पास्ता अरब का भोजन है। और अगर इसकी बात करें तो आज सिसिली द्वीप की बात करें, सिसिली द्वीप की बात करें जो कहाँ अवस्थित है? इटली में अवस्थित है। वहाँ पर भी इसका प्रचार और प्रसार देखा जाता है। ये एक उदाहरण मात्र है। इस प्रकार से कई ऐसे भोजन हैं जिसका एक महाद्वीप में, एक देश में उसका प्रयोग होता था, लेकिन आज विश्व के प्रत्येक देशों में उस भोजन को आज लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम कहें, बात करें आलू की बात करें, मक्का की बात करें, सोया की बात करें, शकरकंद की बात करें, अगर तमाम तरह के आज हमारे स्थानीय बाजार में जो दिखाई दे रहा है वह यह जरूरी नहीं है कि यह किसी देश या महाद्वीप में था। हो सकता है कि वह किसी अनजाने में जो व्यापारी थे, मुसाफिर थे, वह उस देश में पहुँचे और उस भोजन से संबंधित बीज को वहाँ पर बो दिए। अगर हम कहें तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया तो अमेरिका की खोज करने के बाद वो अमेरिकी महाद्वीप में जो होने वाले भोजन थे, पैदा होने वाला भोजन था, आज विश्व के हर क्षेत्र में दिखाई देता है। लेकिन यह कैसे और किस रूप में दिखाई देता है? तो वह भूमंडलीकरण के कारण ही विश्व के अन्य देशों में यह दिखाई देता है। जो व्यापारी थे, जो मुसाफिर थे, वह व्यापार के क्रम में या अपने ज्ञान या अपने विज्ञान धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए एक देश से दूसरे देश में गए, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में गए और वहाँ पर जाने और अनजाने में इन प्रकार के फसलों का बीज बो डाला। और यह इसने कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया? तो हम आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में जब 1840 ईस्वी में आलू में एक बीमारी आया, महामारी आया, जिसको हम आलू की बीमारी के नाम से जानते हैं, तो देखा गया कि आयरलैंड में आलू में बीमारी उत्पन्न होने पर इतने लोग आलू के उत्पादन से जुड़े हुए लोग थे कि आलू में बीमारी होने के कारण आयरलैंड में भूखमरी के लोग शिकार होने लगे, भूखमरी के शिकार होने लगे। ठीक इसी प्रकार से आलू जब ब्रिटेन में गया, यानी यूरोप के देश जब ब्रिटेन में गया, तो वहाँ के देखा गया कि वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में अभूतपूर्व सुधार हुआ। तो यह क्या है? यह कैसे इसका भोजन का विस्तार हो रहा है? एक महाद्वीप का, एक देश का जो भोजन है वह किसी दूसरे महाद्वीप और देश में कैसे इसका विस्तार हो रहा है? तो यह भूमंडलीकरण के कारण हो रहा है। अगर हम बात करें, इसी प्रकार से हम बात करें तो भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत न केवल संस्कृत और सभ्यता का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि उसके अंतर्गत जो बीमारियां होती हैं, बीमारियों का भी एक देश से दूसरे देश में क्या हुआ? विस्तार हुआ। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्पेनिश जो सैनिक थे, स्पेनिश तथा पुर्तगाली जब अमेरिका महाद्वीप में पहुंचे और अमेरिका महाद्वीप में अपना उपनिवेश बनाना प्रारंभ किए, तो ये स्पेनिश सैनिक परंपरागत हथियार से युद्ध नहीं जीते, बल्कि उनके पास क्या था? तो उनके शरीर पर चेचक का वायरस था, चेचक का वायरस था। चूंकि अमेरिकी महाद्वीप के लोग बहुत दिनों तक संसार से कटे हुए थे। 16वीं सदी के अंतर्गत क्रिस्टोफर कोलंबस ने अनजाने में ही अमेरिकी महाद्वीप की खोज किया था। उससे पहले वह संसार से कटा हुआ था, संसार उसके विषय में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया तो उधर यूरोप के देश अमेरिका को उपनिवेश बनाने के लिए वहाँ पर अपना विजय अभियान करना प्रारंभ कर दिए। और जब ये स्पेनिश सैनिक
जब अमेरिका में पहुंचे तो उनके शरीर पर चेचक का वायरस हुआ करता था, जिसके प्रति अमेरिकी लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं था। और इस तरह से पूरे अमेरिका में वहां पर भी चेचक की बीमारी फैल गई, जहां पर ये स्पेनिश सैनिक नहीं गए हुए थे। यानी यह क्या कर रहा है, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया के कारण न केवल भोजन बल्कि विजय, बीमारी, सब कुछ का क्या होता है, एक देश से दूसरे देश और एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रचार प्रसार होता है। और इस तरह से लोगों का जीवन आसान हो जाता है, लोगों का रहन सहन में परिवर्तन होता है। यही कारण है कि भूमंडलीकरण के कारण आज विश्व एक बाजार के रूप में उभर रहा है और विश्व के देश एक दूसरे देश से निकटता से जुड़ता जा रहा है। कोई एक देश है जहाँ का कोई आविष्कार है, कोई वस्तु है, कोई विचार है, आज भूमंडलीकरण के कारण, आज वैश्वीकरण के कारण वह किसी दूसरे देश में भी उसका विस्तार देखा जा रहा है। तो आज बस इतना ही। अगर इसके अंतर्गत हम दूसरी क्लास में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 1815 से 1914 के बीच में जो यह प्रथम विश्व युद्ध का तिथि है, और यह आपको याद होगा तो जान लीजिए कि यह नेपोलियन बोनापार्ट का वाटरलू का युद्ध में पराजय की तिथि है। और इसके बाद एक नए प्रकार के वैश्विक व्यवस्था का उदय होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि एक आधुनिक युग से पूर्व, अभी जो भूमंडलीकरण की जो बात किए, अभी जो रेशम रूट की बात किए, तो वह आधुनिक युग से पूर्व का भूमंडलीकरण की प्रक्रिया थी। लेकिन अब जब भूमंडलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और देश, विश्व के देश आपस में निकटता से जुड़ते जा रहे हैं, तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। 1815 जब साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का समय आता है, तो उस दौरान यह भूमंडलीकरण के कारण किस प्रकार के वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है, तथा दूसरा हम देखेंगे कि युद्धोत्तरवाद, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस प्रकार के वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। और उस अर्थव्यवस्था के कारण, इस वैश्विक अर्थव्यवस्था के कारण जब 1929 में महामंदी आता है, तो किस प्रकार से विश्व के देशों को वह महामंदी प्रभावित करता है। लेकिन हम अगले वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, अगले क्लास के अंतर्गत देखेंगे कि 1815 से 1914 के बीच में किस प्रकार के, यानी भूमंडलीकरण के बाद जब विश्व के देश आपस में निकटता से जुड़ते जा रहे थे और एक वैश्विक बाजार के रूप में उभर रहे थे, तो उस दौरान किस प्रकार के वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ। तो इस क्लास के अंतर्गत इतना ही। थैंक यू।